हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने अपना जो 4th सेमेस्टर की पढ़ाई थी वहाँ पे हमने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला था उसका हमने पूरा परिचर्चा कर ली थी। उसका हमने पूरा सिलेबस भी ख़त्म किया था। आगे आपके बहुत लंबे अंतराल के बाद हम आपका ये 5th सेमेस्टर का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि 6th सेमेस्टर का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट है ये? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में UEE भी कहते हैं, को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपका हम देखो पूरा जो आपके नोट्स पैरेलल तैयार कर रहे हैं या किताब से पढ़ाएंगे। हम दोनों में हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखेंगे। क्या देखेंगे? अकॉर्डिंग टू BTUP सिलेबस के हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। ठीक, तो आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर थोड़ा बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम दूसरा चैप्टर जो कि थोड़ा समझने लायक है और जो थोड़ा अच्छे से हमको समझ में आ सकता है, उसको हम स्पष्ट रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि अधिकतर जितनी बातें हैं समस्त बातों को हमने हिंदी में उल्लेख किया है और हिंदी में ही लिखने का प्रयास किया है। और इसके बजाय यह जो वीडियो है आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने जो भी जितने टॉपिक रहे हैं मेन उनका हमने इंग्लिश रूपांतरण करते हुए लिखा है। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विद्युत तापन, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में विद्युत तापन कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत तापन कहते हैं, और इंग्लिश में इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करने के गुणों का उपयोग औद्योगिक कार्य जैसे धातुओं को गलाना, कठोरीकरण, मृदुकरण, सतह का कठोरीकरण तथा वेल्डन आदि कार्यों व घरेलू कार्यों जैसे खाना पकाना, घरों को गर्म करना या नमी वाले स्थान को सुखाना आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आप थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे तो आप ये जानते होंगे कि जो आपका ऊष्मा होती है, किसी भी ये क्या होती है, ऊष्मा होती है, वो आप क्या होती है, I2RT होती है। थोड़ा सा इस सूत्र पे ध्यान देंगे, क्योंकि पूरा अगर आपका इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रिक हीटिंग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए हीटिंग मतलब गर्म करना, विद्युत हीटिंग है यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग है तो इलेक्ट्रिक से हीट करना। ये आपका एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषा हो गई। विद्युत तापन का अर्थ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट जनरेट करना। यही तो इसका मतलब है, हीट जनरेट करना, यही होता है आपका। ठीक, अब देखिए हमने, चूँकि ये आपका सब्जेक्ट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हिंदी में बोले तो वैद्युत ऊर्जा के उपयोग, यानी कि यह सब्जेक्ट ऐसा है कि वैद्युत ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और किन किन मेथड से करते हैं, इसका प्रयोग इसका विशेष उल्लेख हमें इस बुक में पढ़ने को मिलता है। तो विद्युत तापन जो है हमारा, इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है, H/I2RT होता है। यानी कि अगर इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझें तो हमारा जो डिफिनेशन तैयार होगा, हमारा जो थोड़ा सा फार्मूला तैयार होगा, एक तो हो जाएगा H/I², एक हो जाएगा समीकरण 1, और अगर हम दूसरा बात करें H/R। ठीक, यही दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, H/I²R, इसके बाद टी लगा देते हैं समय के लिए। ठीक, और अगर हम T=1 कर दें तो यही होता है H/I²R। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, H/I²R। अब बराबर क्या लिख दिए, यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 1 है, यूनिटी है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब क्या होता है, जैसे ही हम किसी तार में, थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें अगर हम I करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, और इस तार का जो रेजिस्टेंस है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तार का रेजिस्टेंस क्या है, इस तार का रेजिस्टेंस आपका क्या है, इस तार का रेजिस्टेंस आपका कोई मान लेते हैं R है। ठीक, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, इसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी H/I²RT हो जाएगी। T समय के लिए कोई धारा प्रवाहित की जाती है
तो यानी कि किसी भी तार में अगर उसका प्रतिरोध है तो उसमें धारा प्रवाहित करने के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़े होंगे या इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि मशीन में जो आपकी उष्मा ऊर्जा के रूप में उष्मा ऊर्जा जो लॉसेस होती हैं वो आपकी किससे होती हैं, प्रतिरोध के कारण ही होती हैं। तो आपका जो प्रतिरोध की वजह से उसमें किसी भी चालक तार में विद्युत के द्वारा उष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग हम धातुओं को गलाने के लिए करते हैं। जिसका उपयोग क्या करते हैं, हम धातुओं को गलाने के लिए करते हैं, धातुओं के मृदुकरण के लिए करते हैं, कठोरीकरण के लिए करते हैं तथा वेल्डिंग करने के लिए भी इसका कार्य किया जाता है। इसी के अंतर्गत आप विद्युत तापन भी पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत आप वेल्डिंग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेल्डिंग भी पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, थोड़ा सा हम हीटिंग स्टार्ट करेंगे। हीटिंग के पहला प्रकार जो है उसके बारे में थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए और अच्छा सेशन लेकर के आएंगे। चलिए, इसमें है आपके, अब देखिए इतना हो गया। अब आपका क्या होता है कि वैद्युत तापन के लाभ, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ये बीटीयूपी के सिलेबस में अच्छे से उद्धृत है। वैद्युत तापन के लाभ क्या हैं, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। सबसे बड़ी बात देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ना है तो इसके पहले कुछ हीटिंग का जानना होगा कि और किससे हीटिंग इससे पहले करते थे। देखिए, आप गैस से थोड़ा सा हीटिंग करते हैं, उससे पहले हम लकड़ी के या गोबर के उपले से हम लोग क्या करते थे, वो गर्म करते थे वातावरण को। इसके बाद हम अपना क्या करते थे, खाना बनाते थे या किसी भी चीज़ों को भूनते थे। इस तरीके से हम उससे कार्य किया करते थे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, गैस आई, केरोसिन का उपयोग करना स्टार्ट किए हम लोग। केरोसिन से हम लोग खाना बनाना स्टार्ट किए, हीटिंग करना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। इसके बाद हमारे लिए क्या आई, एलपीजी गैस आई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आई, जिसके द्वारा हमने अपना थोड़ा सा कार्य आसान किया। उसके द्वारा हमने खाना बनाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा का आविर्भाव हुआ, विद्युत ऊर्जा आई, जिसके माध्यम से हमने इसके विभिन्न गुणों का उल्लेख किया। विभिन्न गुणों को पढ़ने के पश्चात हमें यह गुण इसका भी मिला कि इससे ऊष्मा भी उत्पन्न की जा सकती है, जिसका उपयोग हम लोग करने लगे। अभी हमने आपको बताया था कि H बराबर क्या होता है, I² RT, जहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा है, R बराबर प्रतिरोध है और T बराबर समय है, सेकंड है, जितने समय के लिए धारा प्रवाहित की जा रही है किसी भी तार में। तो अभी आपने इतना उल्लेख किया, तो सबसे पहले आपने जो हीटिंग करना स्टार्ट किया तो वहाँ से देखिए कितनी कठिन मेथड हुआ करती थी। गोबर के उपले बनाना, लकड़ियाँ ढूंढ के लाना, उनको जलाना, उनको जलाने में इतनी मेहनत करने के पश्चात प्रदूषण होना, धुआं आना, राख बचना, अशुद्धियाँ बचना, इतने बहुत सारी समस्याएं थी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग आया, इससे हमारे ये सब प्रतिस्थापित, ये सब मेथड सब्स्टिट्यूट होती गई और हमारा एक स्वच्छ, कम रखाव वाली, उच्च दक्षता, साफ सुथरा, पर्यावरण प्रदूषण रहित हमारा जो हुआ, हमको जो है अपना कार्य सुगमता से करने के लिए मिलता है। तो सबसे बड़ा अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो है कि कम रखरखाव। क्या है, कम रखरखाव, यानी कि इसका जो हमें देखभाल करनी पड़ती है उसको कम देखभाल करनी पड़ती है। किसकी, विद्युत धारा की। एक बार हम सेटिंग कर देंगे तो आपका विद्युत ऊर्जा आने पर, विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होने पर हमारा कार्य सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात उच्च दक्षता होती है। क्या होती है, उच्च दक्षता होती है। जो आपकी गैस की, जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग की दक्षता होती है वो होती है आपकी 75 से लेकर के 100% दक्षता होती है। ठीक, और जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमको उसकी दक्षता देखना अत्यंत अनिवार्य होता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटिंग की दक्षता होती है वो बहुत अधिक होती है, लगभग 100% के आसपास होती है। जैसा कि आप गैस में और अन्य साधनों में यह व्यवस्था नहीं पाई जाती है। और दूसरी बात, साफ़ सुथरा होता है, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी राख नहीं मिलने वाली है, बाद में हमें कोई भी दग्ध गैस नहीं मिलने वाली है और हमें कोई भी धुआं ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी कि साफ़ सुथरी हीटिंग हमको प्राप्त होती है इससे, इलेक्ट्रिक से। पर्यावरण, अब देखो जब धुआं नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अपशिष्ट नहीं निकलेगा, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण या किसी भी अन्य प्रकार का प्रदूषण भी नहीं होगा। और देखो, अगर धुआं निकलेगा तो उस धुएँ को चिमनी के माध्यम से ऊपर करने की आवश्यकता होती है। दग्ध गैसों का निस्तारण करना होता है। दग्ध गैसें होती हैं जो कि हानिकारक गैसें होती हैं पर्यावरण के लिए। तो उस प्रकार के जब गैसें निकले ही नहीं तो हमें चिमनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखो, जब चिमनी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो चिमनी का खर्च बच जाएगा, यानी कि ये कम खर्च का होता है, यानी कि कम खर्च का होता है, कम पूंजी लागत होती है, कम रखरखाव लागत होती है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें क्या होता है, अल्प ध्यान, यानी कि अल्प ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि गैस जो है, गैसे को चलाने से हमको बार बार देखना पड़ता हुआ खाना पका है कि नहीं पका है, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अल्प ध्यान करने का तात्पर्य इलेक्ट्रिक हीटिंग को क्या किया जा सकता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जा सकता है। ऑटोमेटिक
कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे क्या होता है हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम कुछ ऐसी युक्तियों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे जिससे हमें वहाँ पे सेट करने के पश्चात वो अपने आप ऑन अथवा ऑफ हो जाते हैं, कटआउट की सुव्यवस्था हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा संचरण की विधियाँ। इसको देखो, इसको हम अभी से नहीं, इसको अगर हम बात करें तो 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ और हीट ट्रांसफ़र मेथड। देखिए हमने आपको मतलब इसके पहले भी हमने कई बार आपको बताया है, जो हमारे पहले की वीडियो देखे होंगे, कि ऊष्मा स्थानांतरण अपना 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सा है? पहला होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण। देखिए जो चालन होता है वो तापांतर के कारण होता है, मतलब ताप अंतर, ताप का अंतर हो, किसी का ताप ज़्यादा हो किसी का कम हो, तो ज़्यादा ताप वाला जिस वस्तु का तापमान ज़्यादा है वो उस तरफ से जो जिस वस्तु का तापमान कम है उस तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। यह आपका चालन प्रक्रिया कहलाती है। यह ठोसों में प्रायः होती रहती है। और अगर हम संवहन की बात करें, संवहन या द्रव और गैसों दो में होता है। क्या होता है संवहन? द्रव एवं गैसों में होता है। इसमें क्या होता है, नीचे से हीट करते हैं, ऊपर से उसके कण एक दूसरे को ढकेलते पुश करते हैं, ऊपर के कण नीचे आते जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता रहता है। अब विकिरण की बात करें तो विकिरण की अगर बात करते हैं तो ऊष्मा स्थानांतरण ऊष्मीय तरंगों के द्वारा होता है। और जो भी इस तरंगों, जैसे कि उसमें स्थानांतरण किस तरीके से होता है विकिरण में? ऊष्मीय तरंगों के द्वारा होता है। और जो भी इस तरंगों के मतलब कि अवरोधक के रूप में पदार्थ आते हैं वो पदार्थ गर्म हो जाया करते हैं। स्टीफन के नियमानुसार, ये सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र का नहीं है लेकिन थोड़ा सा हमने बता दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम बात करें आपका, इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा वैद्युत तापन के प्रकार। क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटिंग के टाइप्स कितने होते हैं, इसको हमें भी हम पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक हीटिंग के कितने प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग के आपके निम्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं सबसे पहले देखेंगे, देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिरोध प्रेरण यानी प्रतिरोध तापन, प्रेरण तापन यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग, इसके बाद इंडक्टिव हीटिंग, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, परावैद्युत तापन, अवरक्त तापन, इंफ्रारेड हीटिंग, माइक्रोवेव हीटिंग और उच्च आवृत्ति यानी कि हाई आवृत्ति एडी करंट हीटिंग एंड इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डमेंट द्वारा हीटिंग जो होती है उसको, वह भी इसमें होता है। ठीक, अगर हम बात करें, देखो प्रतिरोध तापन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रतिरोध तापन या इसके कहते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक, अब देखो रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है। इस छोटे से चित्र से आपको आपको प्रत्यक्ष तापन, प्रतिरोध तापन हीटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें होता क्या है कि जब उच्च तापमान नियंत्रण कठिन होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि 2 ठो इलेक्ट्रोड होते हैं जिस भी पदार्थ को गर्म करना होता है। साफ बात, कोई एक टंकी है जिसमें हमें उस टंकी के तरल पदार्थ को गर्म करना है, तो क्या करेंगे हम उसमें 2 ठो इलेक्ट्रोड रख देंगे। अगर 2 इलेक्ट्रोड कब रखेंगे? जब डीसी सप्लाई होगी, या तो डीसी सप्लाई हो या तो सिंगल फेज एसी हो। और इसमें 3 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, 3 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे जब इसमें क्या हो, तीन इलेक्ट्रोड इसमें का प्रयोग करेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे जब आपकी क्या हो, इसमें 3 फेज एसी सप्लाई हो, तब आपका कितना इलेक्ट्रोड प्रयोग करेंगे? 3 इलेक्ट्रोड इसमें प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, सिंपली एक ऐसे ही मतलब थोड़ा सा टंकी होती है जिसमें जिस पदार्थ को गर्म करना होता है वो भरे होते हैं, और सिंपली 2 ठो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें क्रमशः हम डीसी अथवा एसी सप्लाई देते हैं, जिससे इसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण क्या होता है, ये आपका इसके रेजिस्टेंस के कारण ये आपका पानी गर्म हो जाता है। ये डायरेक्ट हीटिंग होता है। ठीक, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट हीटिंग में, इनडायरेक्ट हीटिंग क्या होता है? अगर हम इसमें बात करें तो इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है, रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं 2 जिसमें 2 तार होते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक, और इस रेजिस्टेंस में हम सप्लाई दे देते हैं। ठीक, सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इस दोनों रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है, और उस हीट से चालन, संवहन और विकिरण, इन 3 प्रक्रिया स्थानांतरण की इन 3 विधियों द्वारा हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं। वह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन की कहलाती है। अगर हम आगे बात करें प्रतिरोध विद्युत हीटिंग, देखो विद्युत भट्ठी क्या होती है। अब देखो सामान्यतः अगर हम भट्ठी की बात करें, फर्नेस की बात करें, तो कोई भी भट्ठी होती थी, जैसे पहले की मान लीजिए ईंट पकाने की भट्ठी,
या छोटा मोटा अंगीठी हो गया, इस तरीके से भट्टियाँ हुआ करती थी पहली। अब क्या हुआ, विद्युत हीटिंग, विद्युत भट्टी आ गई। जैसे कि आपका अभी आप देखते हैं माइक्रोवेव होता है कि उसमें आप खाना पका देते हैं, हो जाता है। इस तरीके से विद्युत भट्टियाँ हीटिंग भी आने लगी हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत भट्टियाँ किस पे कार्य करती हैं? अप्रत्यक्ष प्रतिरोध हीटिंग पे, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन सिद्धांत पे कार्य करती हैं। यानी कि इसमें इलेक्ट्रोड नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि रजिस्टिव हीटिंग मटेरियल लगाए जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस और उसमें प्रवाहित धारा के परिणाम स्वरूप उसमें उत्पन्न होती है। उच्च प्रतिरोधकता वाला एलिमेंट, तार अथवा पत्ती आकार के। देखो, उच्च प्रतिरोधकता के एलिमेंट इसमें लगाते हैं, साफ बात क्या होती है, जिसमें हाई रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता का वाला एलिमेंट लगाते हैं। और इनका आकार कैसा होता है, तो तार के होंगे तो पतली पत्ती के आकार के होंगे। ठीक। सबसे बड़ी बात, विद्युत भट्टियों में ताप नियंत्रण करने योग्य होता है, जिसमें हम तार अथवा पत्ती यानी कि जिसमें हम अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, उन अनुप्रयोगों में हम ताप नियंत्रण बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, अपेक्षाकृत हम प्रत्यक्ष प्रतिरोध हीटिंग की, जिसमें कि इलेक्ट्रोड लगाते हैं। देखिए, इससे उच्च तापमान तो प्राप्त होता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे बात करें तो यहाँ से आपका उच्च तापमान तो प्राप्त होता है, लेकिन इसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसका नियंत्रण जो होता है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ रहे थे आगे। यहाँ देखेंगे कि अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन सिद्धांत, उच्च प्रतिरोधकता वाला एलिमेंट तार अथवा पत्ती के आकार का होता है। एलिमेंट का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? एलिमेंट का प्रतिरोध, किसी भी एलिमेंट का प्रतिरोध किस पर करता है? ताप पर निर्भर करता है कि उस एलिमेंट का निर्धारण क्या करें, कि इस भट्टी में कैसा एलिमेंट लगाएं। इसका जो होता है कि हमें कितना ताप चाहिए, जिस हिसाब से हमको ताप चाहिए उस हिसाब से हम उसका हम एलिमेंट का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हमको तापमान चाहिए 1000 अंश सेल्सियस, तब हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, जिसमें 80% निकेल होती है, 20% क्रोमियम होती है। अगर हमको 1500 अंश सेल्सियस तापमान चाहिए तो हम प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। अगर हमें 2000 अंश सेल्सियस तापमान चाहिए तो हम बॉलीमेडियम का प्रयोग करते हैं। अगर हमें 3000 अंश सेल्सियस तापमान चाहिए तो हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रतिरोध भट्टियों का निर्माण जो होता है वो ताप सह ईंटों द्वारा या विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा किया जाता है। अब देखो भट्टी कैसे होती है, थोड़ा सा अगर हम भट्टी वाला समझें तो ऐसे भट्टी होती है आपकी। भट्टी का मतलब है एक दरवाज़ा बंददार भट्टी होती है। इसमें हम देखो आवश्यकता अनुसार जो तार होते हैं आपको तली के नीचे, ऊपर या बगल के दीवारों में हम इसको लगा देते हैं। ठीक, और इस तरीके से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस मटेरियल, उच्च रेजिस्टिव मटेरियल होने के कारण ये ऊष्मा का आपका थोड़ा सा क्षय होने लगता है, इसमें से ऊष्मा निकलने लगती है, जिसका फ़ायदा उठाते हैं और हम इसका अनुप्रयोग करके हीटिंग कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को हीट कर लेते हैं या गर्म कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग इतना समझ में आ गया। अब प्रतिरोध भट्टियों का तापमान का नियंत्रण। अब देखिए प्रतिरोध भट्टियों का तापमान का नियंत्रण कैसे किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जिसमें अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का प्रयोग होगा उसका नियंत्रण संभव होता है अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन की। प्रतिरोध तापन में ताप नियंत्रण धारा नियंत्रण पर निर्भर करता है। क्या करता है? धारा नियंत्रण पर निर्भर करता है। इसमें अगर हम जो भी किसी भी भट्टियों में ताप का नियंत्रण करना है तो उसकी धारा को नियंत्रण करना होगा, तब जा करके हमको उसका नियंत्रण अपने आप जान जाएंगे। अब अगर हम धारा का नियंत्रण कैसे करेंगे? धारा का नियंत्रण करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप भट्टी में ताप का नियंत्रण हो जाएगा। तो एलिमेंट का श्रेणी व समानांतर में संयोजन करते हैं। क्या करते हैं? एलिमेंट का श्रेणी व समानांतर में संयोजन करते हैं। एलिमेंटों की संख्या में परिवर्तन कर देते हैं। देखो, अगर हमको अधिक रेजिस्टेंस, अधिक हीटिंग चाहिए, अधिक तापमान चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? संख्या में एलिमेंट को ढेर सारा लगा देंगे, रेजिस्टिव एलिमेंट को। अगर हमको कम तापमान चाहिए तो रेजिस्टेंस एलिमेंट को कम लगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें थर्मोस्टेट व अतिभार रिले की सहायता से स्वचालित नियंत्रण किया जा सकता है। अब देखो थर्मोस्टेट होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा भी आगे नीचे आकर के समझेंगे, लेकिन इसमें अभी समझ लीजिए कि थर्मोस्टेट व अतिभार रिले की सहायता से हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं ताप में। अगर हम थोड़ा सा इसमें बात करें तो विद्युत भट्टियाँ क्या होती हैं, विद्युत भट्टियों की ताप सीमा क्या होती है? क्या होता है? विद्युत भट्टियों की ताप सीमा। यहाँ से थोड़ा सा अगर हम आ जाएं तो विद्युत भट्टियों की ताप सीमा क्या होती है? इसमें सबसे बड़ी बात तो इनकी तापन सीमा जो होती है 157 अंश सेल्सियस से 227 अंश सेल्सियस के बीच होती है। ये याद कर लेना, चूँकि इसके फ्लक्चुअल डाटा है। और टाइमर स्विच लगा देता है सेट प्रचालन समय के लिए। ठीक, सेट मतलब कि प्रचालन करने के लिए, प्रचालन समय को सेट करने के लिए इसमें टाइमर स्विच लगा दिया जाता है कि इतने समय में ये चालू होगी, इतने समय बाद ये बंद हो जाएगी।
अभी हमने आपको थोड़ा सा आगे बताया था कि थर्मोस्टेट कंट्रोल क्या होता है। क्या होता है? हमने आपको बताया था कि थर्मोस्टेट कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता है वो ताप के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि ये थर्मल के प्रति सेंसिटिव होता है। ताप नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ताप नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रचालन के लिए, अभी हमने आपको बताया है कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कितने वोल्ट पर प्रचालन करता है? 24 वोल्ट AC पे प्रचालन करता है। इसके जो प्रकार हो सकते हैं वो नोज हूवर हो सकते हैं, थर्मोस्टेट, एंडरसन थर्मोस्टेट, लैंगोविन थर्मोस्टेट एंड बेरेंडेसन थर्मोस्टेट। अब देखिए इसका जो थर्मोस्टेट का उपयोग कैसे किया जाता है। हमें जिस भट्ठी का ताप नियंत्रित करना होता है, जैसे मान लीजिए ये भट्ठी है, तो इसका अगर हमें तापमान नियंत्रित करना है तो इसमें हम क्या करेंगे? थर्मोस्टेट जोड़ देंगे और थर्मोस्टेट में हम तापमान सेट कर देंगे कि भैया अगर आपको 45 अंश सेल्सियस जब इसका तापमान हो जाए तब अपने आप से भट्ठी को कनेक्शन को कट कर देना है। अब जब कनेक्शन को कट देंगे यानी कि धारा नियंत्रित हो गई, हमारी धारा नियंत्रित होगी तब ताप नियंत्रित हो जाएगा। ठीक। और जैसे ही जो हमने तापमान सेट किया है उससे कम तापमान होता है तुरंत आपको ऑन हो जाना है, यानी कि आपके जो लेवल सेट तापमान है उस समय ऑफ होना है और जिस समय ज़्यादा तापमान कम तापमान है उस समय आपको ऑन हो जाना है। इस तरीके से हमारा जो धारा नियंत्रण होता है वो लगभग जितना हम सेट कर देते हैं उसी के आसपास हमेशा हमेशा बना रहता है, जिससे कि हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है और हमारा कार्य सुचारू रूप से चल सकता है बिना हमें अपना मानवीय प्रयोग किए हुए, बिना ह्यूमन प्रयोग किए हुए भी वो आराम से चल सकता है। अब इसका भट्ठी का प्रयोग क्या किया जाए? देखो अब हीटिंग है तो हीटिंग में सबसे बड़े आपको समझ में आता ही होगा कि इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है या गर्म करने के लिए किया जा सकता है। धातुओं का उष्मा उपचार, मिट्टी के बर्तनों को पकाने, चीनी मिट्टी को बनाने वस्तु की बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी देखिए PCB बनाने के लिए किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चिप को सुखाने के लिए, और इसका प्रयोग क्या होता है? बायोटेक फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ विशेष प्रकार की भट्टियाँ होती हैं जिनमें आपका क्या होता है? नमक उत्सपक भट्टी होती है, यानी कि इसमें आपका नमक उत्सपक होता है। इसमें सेम आप अगर पढ़े होंगे प्रत्यक्ष प्रतिरोध हीटिंग अगर आप पढ़े होंगे तो सेम उसी तरीके से अभी हमने आपको बताया था कि होता है। इसमें क्या होता है? एक टंकी होती है जिसमें नमक का घोल होता है। इसमें अगर आपके सिंगल फेज AC या DC सप्लाई है, सिंगल फेज AC या DC सप्लाई है तो 2 इलेक्ट्रोड में धारा प्रवाहित करते हैं, और 3 फेज सप्लाई है 3 इलेक्ट्रोड में क्रमशः RYB तीनों फेज के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं। तो नमक के घोल का प्रतिरोध उच्चतम होता है, या इसमें चालन के लिए क्या होता है? ये अत्यधिक इसमें धारा का चालन अधिक होता है, जिससे इसमें क्या होता है? अधिक धारा प्रवाहित होगी और अधिक धारा प्रवाहित होने के परिणामस्वरूप इसमें उच्च ताप हमें प्राप्त होगा, और इसलिए गर्म किया जाने वाला जो औजार रहेगा धातु के अंदर वो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। विद्युत शक्ति की निविष्ट। अब देखो क्या होता है कि विद्युत शक्ति की निविष्टि का नियंत्रण, यानी कि जो आपका इनपुट पावर है, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है, उसका नियंत्रण हम किससे कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रोड थे उनके बीच की दूरी जो है आपकी, उसको नियंत्रित करके उसको मध्य दूरी व नमक के घोल में डूबने की गहराई पर निर्भर करती है। तापान शीतलन के लिए प्रद्योतक बत्ती। अब देखो तापान शीतलन मतलब होता है तापान शीतलन, ताप के बाद जो उसका शीतल करने यानी कि ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके करने के लिए? ठंडा करने के लिए, गर्म से ठंडा, यही इसका ये होता है मेन। तो इसमें क्या होता है? गर्म जॉब को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है जिससे जॉब की भंगुरता दूर हो जाती है। गर्म जॉब को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है जिससे जॉब की भंगुरता दूर हो जाती है। जॉब को वायु युक्त वातावरण, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन अगर होता है वहाँ पे ठंडा नहीं करते हैं, इसकी अगर ठंडा करते हैं वहाँ पे तो इसकी फिनिशिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और जॉब को वायु रहित वातावरण देखेंगे थोड़ा सा, जॉब को वायु रहित वातावरण में ठंडा करते हैं जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी रहती है। काम खत्म। अब अगर हम बात करें वायु संचरण भट्ठी, ठीक, अगर हम बात करें किसकी? वायु संचरण भट्ठी की, तो इसमें एयर सर्कुलेटिंग मेथड की, तो इसमें क्या होता है? साधारण प्रतिरोध भट्टियों में ताप का स्थानांतरण क्या होता है? विकिरण के द्वारा होता है, लेकिन इसमें स्थानांतरण क्या होता है? संवहन के द्वारा होता है। इसमें समान रूप से इसमें जॉब जो होता है समान रूप से गर्म होता है। इसका जो अधिकतम तापमान होता है 500 अंश सेल्सियस होता है। इसमें वायु जो होते हैं, वायु को तापन एलिमेंट के ऊपर से गुजारा जाता है, ठीक।
जिस वायु को क्या किया जाता है, तापन एलिमेंट यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट है उससे गुजारा जाता है। जैसे कि ये हीटिंग एलिमेंट है तो इससे वायु को गुजारा जाएगा, तो इधर जो प्राप्त होगी कैसे होगी, गर्म हवा प्राप्त होगी, और जो इधर जॉब रखा होगा वो समान रूप से गर्म हो जाता है। जॉब को भट्ठी में ठंडा करते हैं, एलिमेंट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और वायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जॉब हमारा ठंडा हो जाता है। नाइट्राइडीकरण इसमें प्रमुख अभिक्रिया होती है। इस विधि में इस्पात को गर्म हवा द्वारा गर्म करके अमोनिया में रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें हमने अभी आपको बताया था कि इस विधि में इस्पात को गर्म किया जाता है हवा के द्वारा, क्योंकि इसमें हीटिंग एलिमेंट के द्वारा ये हवा प्रवाहित की जाएगी। इधर जो रखा होगा ये हीटिंग एलिमेंट है, इधर जो होगा वो गर्म हवा में आएगी, गर्म हवा आएगी, और गर्म हवा के द्वारा ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गर्म हो जाएगा जो भी जॉब होगा इसमें जो भी होगा। अब देखो प्रतिरोध तापक एलिमेंट के पदार्थों के गुण। अब देखो प्रतिरोध तापक एलिमेंट कैसे होने चाहिए। पहली बात तो उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होगी तो हाई ऊष्मा प्राप्त होगी। उच्च गलनांक यानी कि इनको अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो इनको गलना नहीं चाहिए, इनका गलनांक बहुत उच्च होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध गुणांक। निम्न प्रतिरोध गुणांक कहने का आशय है कि अगर इनका तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, अगर इनका तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध में परिवर्तन जो होना चाहिए वो चेंजेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका प्रतिरोध लगभग बना रहना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए। ठीक, इसका प्रतिरोध बदलना नहीं चाहिए, ताप बढ़ाने पर कम नहीं होना चाहिए। ऑक्सीकरण से मुक्त क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण से मुक्त। इसको आपको पता ही है कि ऑक्सीकरण से मुक्त रहेगा तो इसका जो होगा वाष्पीकरण नहीं होगा, और उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसकी जो फिनिशिंग होगी वो ख़राब नहीं होगी। तापक एलिमेंट कुंडलित तारों अथवा आयताकार रिबन के आकार के बनाए जाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से हम आपको आगे भी पढ़ाते रहेंगे, और ये चैप्टर लगभग समाप्त करने के पश्चात हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, जिसका आपका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिस चैप्टर का नाम है उसको हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। थर्ड चैप्टर है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक कूलिंग, इसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव, इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इस तरीके से हम आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म कर देंगे। और भी जो आपकी थ्योरी होती है, देखिए थ्योरी लिखने का तरीका क्या है, ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है। जो भी थ्योरी होती है वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसी के इर्द गिर्द आपकी थ्योरी नाचती रहती है। अगर आप उस टॉपिक उस पॉइंट को समझ जाते हैं देन आप एबल हो जाते हैं अच्छी थ्योरी लिखने के लिए। ठीक, ओके। आपको हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से वीडियो देखते रहिएगा, चूँकि हम और भी अभी नेक्स्ट वीडियोज़ लाने वाले हैं जो कि आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि हम जितने भी कंटेंट लाते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाते हैं, यानी कि उसी में से आपका सारा पेपर आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।